नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप भी इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं और फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम आपको अदालत की अवमानना पर जानकारी देंगे। किसी न्यायालय का विरोध या अनादर करने को न्यायालय की अवमानना के रूप में जाना जाता है और उससे अदालत की अवमानना की कार्यवाही शुरू की जा सकती है। अगर कोई अदालत में कानूनी अधिकारियों के प्रति असभ्य है या अदालत के आदेश की अवहेलना करता है तो उसे अवमानना का दोषी करार दिया जाता है। अनुच्छेद 129 सर्वोच्च न्यायालय को अपने आदेश को न मानने के मामले में व्यक्ति को दंडित करने का अधिकार देता है और उसके अलावा अनुच्छेद 142 की उपधारा 2 सर्वोच्च न्यायालय को अवमानना के लिए जांच करने और दंडित करने की शक्ति देता है। अनुच्छेद 125 में सभी उच्च न्यायालय अपनी अवमानना के लिए व्यक्ति को सजा दे सकते हैं। तो ये तो थी कुछ बुनियादी जानकारी। अदालत की अवमानना से जुड़ी जानकारी विस्तार में देंगे हमारे आज के कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता मनिंदर दुबे जी। मनिंदर, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। थैंक यू। मनिंदर जी, आपको अदालत की अवमानना से जुड़े तमाम कानूनी पहलुओं की जानकारी देंगे। अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप फोन करके राय ले सकते हैं। फोन लाइंस खुल चुकी हैं। तो कोर्ट की अवमानना सिद्ध कैसे होती है या कोर्ट की अवमानना से जुड़ी कानूनी जानकारी क्या कुछ है, इसके लिए आप टीवी स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स को जो फ्लैश हो रहे हैं उन पर कॉल कर सकते हैं और अपनी जो भी सवाल है, जो भी मशवरा है या जो भी समाधान अपने सवाल का चाहते हैं वो आप इन नंबर्स पर कॉल कर हमारे साथ जुड़कर कानूनी सहायता हमारे कानूनी विशेषज्ञ के साथ ले सकते हैं। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले मनिंदर जी, आपसे यही जानना चाहेंगे कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट यानी कि कोर्ट की अवमानना की कानूनी परिभाषा क्या होती है? देखिए, जब कोई न्यायालय या कोई न्यायाधीश जब कोई निर्णय देता है और उसको कोई नहीं मानता है, उसका अनादर करता है या उसकी अवहेलना करता है तो उसको न्यायालय की अवमानना करते हैं जी। तो कोई उसको जानबूझ के करता है या उसका न्यायालय में किसी भी कारण से उसका पालन नहीं करता है तो उसकी अवमानना की श्रेणी में आ जाता है और न्यायालय उसके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई कर सकती है। जी बिल्कुल। मनिंदर जी, कोर्ट की अवमानना कितने तरह की होती है, ये भी हमारे दर्शकों को समझाइए। ये दो प्रकार की होती है, एक तो सिविल अवमानना होती है और एक आपराधिक अवमानना होती है। सिविल अवमानना ऐसे मामले में आती है कि जैसे कोई कोर्ट ने कोई निर्णय पास किया, कोई आदेश दिया और उसका पालन दूसरी पार्टी ने जिसके खिलाफ किया गया था नहीं किया तो उस मामले में सिविल अवमानना की कार्रवाई की जाती है जी। और आपराधिक अवमानना में होता है कि कोई ऐसा वक्तव्य दिया, कोई ऐसा दृष्टांत पेश किया, कोई ऐसा डायग्राम बना दिया, मतलब ऐसा कुछ भी किया जो कि मतलब वो कह के कर सकता है या कोई चीज लिख के कर सकता है या किसी और साइन से और भी तरीके से कर सकता है, वो आपराधिक अवमानना की श्रेणी में आता है जी। बिल्कुल। मनिंदर जी, कोर्ट की अवमानना अगर कोई व्यक्ति करता है या अवमानना होती है तो इसकी सजा क्या कुछ होती है, ये भी आपसे जानना चाहेंगे। इसके लिए साधारण कारावास की सजा है जो कि 6 महीने की है या उसे 2000 रुपए तक की जुर्माना देना पड़ सकता है या दोनों सजाएं दी जा सकती हैं उनको। परिभाषित है जी। मनिंदर जी, मैं इसे आप थोड़ा एलाबोरेट करके बताइए कि कोर्ट की जो अवमानना है वो संविधान में परिभाषित है, किस तरह से परिभाषित है जिससे हमारे दर्शकों को समझ में आए। देखिए, न्यायालय की अवमानना संविधान में परिभाषित नहीं है, यद्यपि संविधान के अनुच्छेद 129 में सुप्रीम कोर्ट को सर्वोच्च न्यायालय को ये अधिकार है कि वो अपने कंटेम्प्ट अवमानना के खिलाफ किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई कर सकता है। उसी तरह से उच्च न्यायालयों को संविधान के अनुच्छेद 215 के अंतर्गत ये अधिकार है कि वो अपनी अवमानना की कार्रवाई के लिए किसी को भी किसी के विरुद्ध आदेश या दंडादेश दे सकता है। बट कोर्ट की अवमानना के लिए एक अलग से अधिनियम बनाया गया है जिसको कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट एक्ट 1971 कहते हैं। 1971 में ये अधिनियम बना, उसके माध्यम से उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय का तो ये कहना है कि वो अपने अधीनस्थ के किसी भी न्यायालय की अवमानना के लिए वो खुद दंड दे सकता है।
जी बिल्कुल मनिंदर जी, जिस तरह से आपने बताया हमारे दर्शकों को समझ में आया होगा, क्योंकि न्यायालय की अवमानना के लिए अगर जानना चाहें आपसे तो संवैधानिक व्यवस्था क्या कुछ है, ये भी समझाइए। न्यायालय की अवमानना के लिए संवैधानिक व्यवस्था जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 है, उसी के तहत हम अवमानना के खिलाफ याचिका फायर करते हैं हाई कोर्ट में। बट सुप्रीम कोर्ट के लिए वही हमने आपको बताया कि अनुच्छेद 129 के तहत सुप्रीम कोर्ट के आदेश की कोई अवहेलना करता है या किसी भी प्रकार से अवमानना करता है तो सुप्रीम कोर्ट उसपे 129 के अंतर्गत और प्लस अनुच्छेद 142(2) में उसको ये अधिकार है कि वो प्रक्रिया निर्धारित कर सकता है उनको दंडित करने के लिए। बिल्कुल। और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट के अनुच्छेद धारा में 2A में 2B में ये सिविल और आपराधिक अवमानना की परिभाषित किया गया है। और जिस व्यक्ति ने अवमानना किया है वो सिविल की कैटेगरी में आता है या आपराधिक की कैटेगरी में आता है, और उसके खिलाफ दोनों के अंदर कार्रवाई उच्च न्यायालय कर सकता है। बिल्कुल। जिस तरह से मनिंदर जी आपने बताया कि कोर्ट की अवमानना किस तरह से होती है और क्यों इस तरह की चीजें होती हैं, वो बहुत बेहतर तरीके से आपने समझाया, लेकिन आपसे साथ ही साथ ये भी जानना चाहेंगे कि क्यों केस चलाने के लिए जो अटॉर्नी जनरल हैं उनकी सहमति क्यों लेनी पड़ती है? सिविल अवमानना की कंडीशन में उस दशा में तो किसी भी परमिशन की किसी की जरूरत नहीं पड़ती है। जिस व्यक्ति ने या जिस पक्ष अवमानना की है उसके खिलाफ दूसरा पक्षकार सिविल अवमानना की कार्रवाई कोर्ट के सामने ला सकता है। बट आपराधिक अवमानना में राज्य की यदि किसी राज्य में करना है तो वहाँ पे एडवोकेट जनरल महाधिवक्ता से, और यदि सर्वोच्च न्यायालय में करना है तो महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल की अनुमति लेनी होती है। उसके पीछे मंशा ये होती है कि कोई फॉल्स लिटिगेशन मतलब झूठ मूठ का कोई मुकदमा न कर दे और कोर्ट का समय जाया करे, नुकसान करे, इससे बचने के लिए वो अटॉर्नी जनरल की या एडवोकेट जनरल की अनुमति की आवश्यकता पड़ती है। बिल्कुल, आपने बहुत बढ़िया तरीके से समझाया हमारे दर्शकों को कि अटॉर्नी जनरल की सहमति की जरूरत क्यों है। आपसे आगे भी सवाल जारी रखेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार अपने दर्शकों को फिर से एक बार बता दें कि कोर्ट की अवमानना से जुड़ी जानकारी अगर आप लेना चाहते हैं, इससे जुड़ा हुआ कोई भी सवाल आपके मन में है तो आप कानूनी सहायता के लिए टीवी स्क्रीन पर डले हुए नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं और हमारे कानूनी विशेषज्ञ के साथ जुड़कर अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। नंबर्स हैं 01206127 01206127 तो इन नंबर्स पर आप कॉल कीजिए और इस विषय से जुड़ा हुआ अगर आपका कोई भी सवाल है, कोई भी आप समाधान चाहते हैं तो कानूनी विशेषज्ञ से आप सहायता ले सकते हैं। मनिंदर जी, कोर्ट की अवमानना सिद्ध कैसे की जाती है, ये भी आपसे समझना चाहेंगे। जब कोर्ट के सामने अवमानना की कार्रवाई शुरू की जाती है तो ये दिखाया जाता है कि जिस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की जाती है उसने अवमानना कैसे की और हमारे पास क्या क्या प्रूफ हैं। जैसे कि कोई ऑर्डर उसको कहा गया था कि आप इतने दिन के अंदर में आप इसका कंप्लायंस करना है, पालन करना है, वो नहीं किया हुआ है, तो हमें यदि ये प्रूफ कर देते हैं कि इसने ये पालन नहीं किया तो वैसे हो जाएगा, मतलब वो सिद्ध हो गया कि हाँ इन्होंने पालन नहीं किया है। हालांकि उस व्यक्ति को अवसर दिया जाता है कि आप बताइए कि आपकी जो एलिगेशन है कि आपने इस आदेश का पालन नहीं किया जी, तो उसको ये मौका रहता है कि यदि वो ये साबित कर दे कि नहीं उसने ये कंडीशन में पालन नहीं किया है, बट ये दिखाना होता है कि पालन नहीं किया, तो फिर उसकी परिधि में वो आ जाता है। जहाँ तक आपराधिक अवमानना के मामले में है कि ऐसा वक्तव्य दिया, कोई ऐसा बयान दिया, कोई ऐसा डायग्राम या फोटो चित्र बनाया, ऐसा चित्र छापा या ऐसा लेख छापा जिससे कि अदालत की अवमानना हो रही है, तो उसमें उसको ये दिखाना होता है कि नहीं जी ये चीजें हैं, इन्होंने ऐसे छापी थी, ऐसे प्रकाशित किया था या ऐसे यहाँ पे लिखा था, और उस चीज को प्रूफ करते हैं, ये साबित करते हैं कि ये काम इनके द्वारा ही किया गया है, उस व्यक्ति के विरुद्ध वो साबित हो जाती है। इसमें मतलब बहुत टफ नहीं होता है ये साबित करना, सिर्फ इतना दिखाना होता है कि इन्होंने इस आदेश का अवहेलना की है, पालन नहीं किया है जो समय सीमा दी गई थी जी, या इन्होंने आपराधिक अवमानना की कार्रवाई में ये दिखाना होता है कि इन्होंने ये चीज ऐसे प्रकाशित की थी, ऐसे लिखा था या ऐसे छापा था।
और बिल्कुल। सिर्फ हम ये दिखाने में यदि सफल हो गए कि ये इस व्यक्ति द्वारा ही किया गया है, तो फिर वो साबित हो गया। बिल्कुल। मनिंदर जी, कोर्ट की अवमानना का केस कौन फाइल कर सकता है? अगर अवमानना कोर्ट की होती है तो ऐसे कौन लोग हैं जो इसे फाइल कर सकते हैं, ये भी आपसे समझना चाहेंगे। हाँ, सपोज कि दो पार्टियों के बीच में कोई मुकदमा है और उसमें कोई आदेश पारित किया गया है और उसका पालन एक पक्षकार नहीं करता है, तो दूसरे पक्षकार को ये स्वतंत्रता है कि वो कोर्ट के सामने फाइल कर दे कि साहब इसने इस आदेश का पालन नहीं किया है और इसके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू की जाए। जहाँ तक आपराधिक अवमानना में है कि सपोज कि किसी आदमी ने कोई ऐसा वक्तव्य दिया, कोई ऐसी लेख प्रकाशित किया और वो किसी व्यक्ति के नजर में आता है और उसको लगता है कि ये तो कोर्ट के अवमानना में उसकी परिधि में आ रहा है, तो वो उसको फाइल कर सकता है। बट वहीं पे इसीलिए वो एजी की मतलब अटॉर्नी जनरल या एडवोकेट जनरल की अनुमति की शर्त रख दी गई कि कोई भी व्यक्ति फाइल तो कर सकता है बट उनकी परमिशन लेगा। इसमें सबसे जो बड़ी बात है वो ये है कि उच्च न्यायालय को और सर्वोच्च न्यायालय को दोनों को सो मोटो भी कॉग्निजेंस लेने का अधिकार है। जी, कोर्ट की नजर में ये चीज आ जाती है। हाँ जी। कोर्ट खुद ये महसूस करती है कि नहीं इस तरह का अवमानना इस व्यक्ति ने किया है, तो सो मोटो उसके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू कर सकती है। ऐसी दशा में फिर अटॉर्नी जनरल की या एडवोकेट जनरल की किसी अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है, फिर वो कंडीशन अपने आप हट जाती है उससे। जी मनिंदर जी, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में फर्क क्या होता है, ये भी हमारे दर्शकों को समझा दीजिए। जी, जब दो पक्षकारों के बीच में ठीक कोई केस मुकदमा चल रहा होता है, उसमें कोई आदेश या निर्णय पारित होता है और उसका कंप्लायंस या पालन किसी पक्षकार द्वारा नहीं किया जाता, तो सीधे सीधे अवमानना है डायरेक्टली और कोर्ट के सामने आ सकता है। जी। बट इनडायरेक्ट में यही है कि जैसे कोई चीज कहीं बयान दी गई, कोई लेख प्रकाशित किया गया, कोई जैसे कार्टून ही बना दिया, कोई डायग्राम बना दिया, कोई छाया चित्र बना दिया, वो जरूरी नहीं है कि हर किसी की नजर में ही आए। हो सकता है कि उस पर जानने वाले कम हो। तो या कोई आदमी कहीं दूसरी जगह पे ऐसे रूप में वक्तव्य दे रहा है, वो डायरेक्टली सुन के तो नहीं लग रहा है, बट उसको ध्यान से सोचे तो लगे कि अरे तो सीधा सीधा मतलब कोर्ट की डिग्निटी को ये प्रभावित कर रहा है, तो एक तरह से इनडायरेक्ट हो गया वो जी अवमानना। जी जी बिल्कुल। मनिंदर जी, न्यायालयों को अवमानना की शक्ति देने का मकसद क्या है आखिर? इसके पीछे वही है कि समाज में न्यायालय की महत्ता बनी रहे, प्लस शांति व्यवस्था बनी रहे, प्लस एक पक्षकार जो न्याय के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है जी। उसका विश्वास बना रहे कि यदि वो न्यायालय के पास जाता है और उसके मामले में न्यायालय से उसके पक्ष में कोई आदेश पारित होता है तो उसका पालन होगा, वो सुनिश्चित करने के लिए। ऐसा न हो कि न्यायालय ने आदेश पारित कर दिया बट उसका पालन नहीं किया गया, और यदि न्यायालय के पास इस तरह की शक्ति नहीं दी जाएगी तो आदमी को पक्षकार के पास तो ये फ्रीडम होगा, स्वतंत्रता होगी कि उसका पालन करे या न करे, क्योंकि उसको तो कोई डर ही नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस नाते ये मतलब एक तरह से मूलभूत ही या अनिवार्य एक तरह से शक्ति है कोर्ट के पास। ये जरूरी है किसी अपने निर्णय को अच्छे से प्रभावी रूप से कार्यान्वित करवाने के लिए। जी बिल्कुल। मनिंदर जी, कई और सवाल हैं इससे जुड़े हुए जो है। आज हम आपको न्यायालय की अवमानना से जुड़ी हुई कानूनी जानकारी दे रहे हैं और जिसके लिए हमारे साथ लगातार हमारे कानूनी विशेषज्ञ मनिंदर दुबे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो अगर आपका भी इससे जुड़ा हुआ अगर कोई सवाल है, इस विषय से जुड़ा हुआ कोई सवाल है, आप अपने सवालों का समाधान चाहते हैं तो हमें टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं और अपनी समस्या का समाधान हमारे कानूनी विशेषज्ञ के साथ जुड़कर पा सकते हैं। मनिंदर जी, न्यायिक अवमानना अधिनियम जैसा कि आप पहले बता चुके हैं 1971 के बारे में, लेकिन 1971 में मुख्य मुद्दे क्या क्या हैं ये भी आपसे जानना चाहेंगे। मुख्य मुद्दे वही हैं कि न्यायालय की गरिमा को कैसे बनाए रखा जाए, न्यायालय ने जो निर्णय आदेश पारित किया है उसका पालन सुनिश्चित कैसे किया जाए, लोगों के बीच में न्यायालय के प्रति जो विश्वास बना हुआ है उससे कैसे बनाए रखा जाए, और प्रभावी रूप से न्यायालय कैसे अपना कार्य कर सके। इसके लिए 1971 में इसकी जरूरत पड़ी और न्यायालय की अवमानना अधिनियम पारित किया गया। और क्योंकि
अक्सर दो पार्टियों के बीच में वो जो फैसले दिए जाते हैं, एक पार्टी प्रयास करती है उससे भागने का, उसको इग्नोर करने का, उसको इस तरह से नौ पालन करना पड़े, तमाम अटकंदे भी अपनाती हैं कुछ पार्टियां। तो इसको रोकने के लिए और प्रभावी रूप से न्यायालय की कार्रवाई को सुनिश्चित करने के लिए, न्यायालय की गरिमा बनाए रखने के लिए, लोगों का विश्वास बनाए रखने के लिए न्यायालय में, कि वो जिस सोच से आता है कि हम चलते हैं न्यायालय में और हमें न्याय मिलेगा, तो न्याय तभी मिलेगा जो कि जब उसके पक्ष में कोई आदेश या निर्णय दिया गया है उसका पालन हो, उसको एक्चुअल में उपचार मिले, राहत मिले। जी बिल्कुल, ये सब पर्पज थे। बिल्कुल। न्यायिक अवमानना संशोधन अधिनियम 2006 भी आपसे समझना चाहेंगे, जैसे आपने 1971 को समझाया, 2006 में क्या कुछ संशोधन है ये भी आपसे समझना चाहेंगे। जी, जैसे किसी व्यक्ति के खिलाफ यदि कोई अवमानना की कार्रवाई शुरू होती है तो उसको अपने बचाव में क्या कौन सा पक्ष रख सकता है, क्या कह सकता है जिससे कि वो बच जाए। जी, तो इसमें 2006 में इसीलिए इसको संशोधित किया गया और दो शब्द रखे गए, एक तो सत्य और दूसरा है गुड फेथ, सद्भाव। मतलब कि सपोज करिए कि वो न्यायालय के खिलाफ या न्यायालय के किसी अधिकारी के खिलाफ या किसी न्यायाधीश के खिलाफ कोई टिप्पणी करता है, कोई बात कहता है जी, और वो सही पाई जाती है, तो फिर वो न्यायालय या वो न्यायाधीश उसके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई नहीं कर सकता। यदि करता है तो वो कहेगा, उसको साबित कर देगा कि जी ये सही घटना थी जिसको मैंने बोला, तो इस दशा में वो बच जाएगा। या सपोज कि न्यायालय कोई प्रासंगिक मुद्दे पे, कोई बहुत बड़े सामाजिक मुद्दे पे कोई फैसला देती है, तो उससे हर आदमी को ये स्वतंत्रता है कि वो अपना विचार दे, अपना कमेंट, अपनी टिप्पणी उस पे दे। और बस वो टिप्पणी यदि मतलब सद्भाव में अच्छे मन से दे रहा है, उसका कोई मंशा नहीं है, वो नहीं चाहता कि न्यायालय की गरिमा को कोई नुकसान पहुंचे, तो वो ये बचाव भी ले सकता है कि सर हमने जो कुछ भी कहा, मेरा मकसद आपका अपमान करना नहीं था, अपना विचार व्यक्त करना था कि ये निर्णय गलत है, सही है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो ये उसके पास दो प्रमुख बचाव है। इसको कानूनी रूप से इसलिए संशोधन करके दे दिया गया कि ये इफेक्टिव तरीके से, प्रभावी तरीके से वो अपना पक्ष रख सकता है न्यायालय के सामने। जी बिल्कुल। मनिंदर जी, अभी आपने बताया कि कई तरह से अवमानना की जाती है न्यायालय की, लेकिन अगर क्या कोई कार्टून बना दे और उससे भी अदालत की अवमानना मानी जा सकती है? जी, इस पे बहुत फेमस केस एक कार्टूनिस्ट का रक्षिता तनेजा का आया था, या अभी हाल के समाचार पत्रों में कुणाल कामरा का नाम चल रहा है, या पिछले साल कोविड के समय में प्रशांत भूषण फेमस एडवोकेट है जो सुप्रीम कोर्ट के, उनके खिलाफ चला था। जी, तो जैसे मैंने बोला कि जो आपराधिक अवमानना होती है उसको कई तरीके से किया जा सकता है। आप कार्टून बना दिए, आप कोई छाया चित्र बना दिए, कोई डायग्राम बना दिए, कोई इस तरह का फिगर बना दिए, जैसे सुप्रीम कोर्ट का आपने चिन्ह बना दिया और उससे कोई गलत चीजों से उसको छुपते हुए, भागते हुए दिखा दिया, से उसकी गरिमा को ठेस पहुंचाने जैसी बात हो गई ना कि आप ऐसा क्यों बना रहे हैं। जी, तो इससे भी कार्रवाई की जा सकती है। हालांकि हर तरह के छाया चित्र में या हर तरह के कार्टून पे कार्रवाई नहीं होती है, जिसको देख के ये एहसास हो जाए कि नहीं ये तो क्लियर है कि ये न्यायालय की गरिमा को गिरा रहा है, तो ऐसे मामलों में कार्रवाई की जा सकती है। जी, मनिंदर जी, ये भी एक आपसे सवाल जानना चाहेंगे कि क्या माफी मांगकर अवमानना से बचा जा सकता है? क्या कोर्ट माफी मांगने के बाद आपको माफ कर सकती है? अगर आपने माफी मांग ली है तो ये सारी चीजें खत्म हो जाती हैं, केस खत्म हो जाता है, क्या ऐसा पॉसिबल है? जी, ये बहुत बड़ा बचाव है जो 2006 में संशोधन करके, और सत्य का और सद्भाव दो शब्द जो जुड़े गए, ट्रूथ एंड गुड फेथ, बोनाफाइडी, उससे भी ये बड़ा बचाव है क्षमा मांगना। अक्सर मतलब हमारे समाज में ये बहुत समय से चला रहा है कि आपने कोई बात कही और माफी मांग ली, या जो हर बात में हम कुछ भी करते हैं और सॉरी बोल देते हैं और अगला आदमी बुरा नहीं मानता है, तो ये बहुत बड़ा बचाव है। बस इसमें न्यायालय के सामने एक शर्त है, न्यायालय इसको ना देखती है कि जो आदमी क्षमा याचना कर रहा है क्या वो जानबूझ के केवल बचने के लिए कर रहा है या सच में मतलब दिल से कर रहा है। जी बिल्कुल, सच में वो मान रहा है कि उसकी गलती थी और उससे जाने या अनजाने में ऐसा हो गया। बिल्कुल, आती है कि नहीं अगला आदमी सच्चे मन से जी माफी मांग रहा है तो उसे माफ कर देती है, और लगता है कि नहीं बस ये केवल सब कुछ जानबूझ के किया है और आज ये सजा से बचना चाहता है, इस नाते माफी मांग रहा है, तो उसको न्यायालय रिजेक्ट भी कर सकता है।
बिल्कुल। मनिंदर जी, जिस तरह से आपने कोर्ट की अवमानना से जुड़े हुए कानूनी पहलुओं को समझाया, हमारे दर्शकों को समझाया और इस कार्यक्रम से आप जुड़े, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतने बेहतर तरीके से सारी कानूनी चीज़ों को हमारे और हमारे दर्शकों के सामने रखा। फिलहाल लीगल हेल्पलाइन में इतना ही। नमस्कार।